आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो दशकों से तनाव चला आ रहा है उसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। ये कोई मतलब खुला ऐलान जंग तो नहीं है, पर हाँ एक बहुत ही पेचीदा और लंबा टकराव जरूर है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। शुरुआत तो इसकी 1979 की ईरानी क्रांति से हुई थी। हाँ बिल्कुल, जब ईरान में नया शासन आया और उन्होंने इजराइल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। और न सिर्फ इनकार किया बल्कि इजराइल विरोधी गुटों की मदद भी शुरू कर दी। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल के लिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और उनकी मिसाइल क्षमता वो हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है। हाँ, और ये टकराव सिर्फ बयानों तक ही नहीं रहा है, ये कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। जैसा कि हमें पता चलता है इसमें एक चीज है प्रॉक्सी वॉरफेयर, मतलब ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को लेबनान में और हमास और इस्लामिक जिहाद को गाजा में हथियार और पैसा देता है इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, और इजराइल भी फिर जवाब देता है। वो सीरिया में जो ईरानी ठिकाने हैं उन पर हवाई हमले करता रहा है। हाँ, ताकि ईरान वहाँ अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत न कर पाए। और आजकल एक और चीज बहुत अहम हो गई है, साइबर वॉर। हाँ बिल्कुल, जैसे वो स्टक्सनेट वायरस का जिक्र आता है जिसके पीछे कहते हैं इजराइल का हाथ था। हाँ, जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये दिखाता है कि लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं है, डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही खतरनाक है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ से भी तो होता है, ईरान से जुड़े हैकर्स भी इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते रहे। सही कहा। लेकिन इन सब में शायद जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है और वो कई बार कह चुका है कि भाई हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, चाहे उसके लिए फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। बिल्कुल, वो जो 2015 की परमाणु डील थी JCPOA, हाँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे कुछ समय के लिए लगाम लगी थी। पर जब अमेरिका उससे हट गया, हाँ 2018 में, तो ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम तेजी से बढ़ा दिया। और पिछले कुछ सालों में तो माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। हाँ, अप्रैल 2024 में वो दमिश्क में हमला हुआ जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े अधिकारी मारे गए। हाँ, वो इजरायली हमला था। फिर अक्टूबर 2024 में हमास का वो बड़ा हमला इजराइल पर। लेकिन शायद सबसे बड़ा मोड़ अप्रैल 2025 में आया है ना? निश्चित रूप से अप्रैल 2025 की घटनाएं तो मतलब अभूतपूर्व थी। ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पे दागी। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, टकराव के इतिहास में ये एक नया अध्याय था। हालांकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरो, हाँ, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम, और साथ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन की मदद भी मिली। अच्छा, उससे ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। ये भी दिखाता है कि डिफेंस तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। और फिर इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो ये सीधी टक्कर हो गई। भले ही औपचारिक युद्ध ना हो, पर हालात बहुत नाजुक हो गए। पर सवाल ये है कि ये स्थिति पूरी तरह से युद्ध में क्यों नहीं बदली इतनी सीधी टक्कर के बाद भी? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इसके कई कारण समझ में आते हैं। एक तो ये कि दोनों पक्ष जानते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर जंग छिड़ी तो उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। हाँ, शायद पूरे इलाके के लिए। बिल्कुल। दूसरा, अमेरिका जैसे देश वो इजराइल का समर्थन तो करते हैं, पर वो भी एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहते हैं, तो शायद पीछे से दबाव भी बनाते हैं कि संयम रखो। और ईरान भी वो सीधे टकराव से ज्यादा अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए काम करना पसंद करता है। अच्छा, तो कह सकते हैं कि एक तरह का आपसी डर है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। ये चीजें हालात को काबू में रखे हुए हैं, लेकिन ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। तो अगर हम आज की स्थिति देखें, जुलाई 2025 तक, तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? तनाव तभी भी बहुत ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हमला करने की तैयारी में भी है। और ईरान भी अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। और जो उसके सहयोगी हैं, लेबनान, सीरिया, इराक, यमन में, उनके नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है। डिप्लोमेसी की कोशिशें भी चल रही होंगी। हाँ, कूटनीतिक प्रयास तो जारी हैं, लेकिन इस माहौल में उनकी कामयाबी थोड़ी मुश्किल लगती है। बहुत नाजुक स्थिति है और इसके असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं रहेंगे। हाँ, जाहिर है। अगर तनाव बढ़ता है या लड़ाई छिड़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खाड़ी देशों से तेल सप्लाई, हाँ, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य,
ये बहुत अहम समुद्री रास्ते हैं। वहाँ जहाजों की सुरक्षा का मसला खड़ा हो जाएगा और अमेरिका को भी शायद सीधे दखल देना पड़े। हाँ, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि ईरान इजराइल का ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं है, ये विचारधारा, सुरक्षा और इलाके में कौन ज्यादा ताकतवर है इसकी लड़ाई है। सही कहा। और ये लड़ाई प्रॉक्सी के जरिए, साइबर हमलों के जरिए और कभी-कभी सीधी सैन्य कार्रवाई के जरिए लड़ी जा रही है। हाँ, और हाल की जो सीधी भिड़ंत हुई है उसने इसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। बिल्कुल। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को शह तो देना चाहते हैं, लेकिन मात देने से बच रहे हैं, क्योंकि पता है कि आखिरी चाल बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन तनाव इतना ज्यादा है कि कोई भी छोटी सी चिंगारी बड़ी आग लगा सकती है, कभी भी। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर कब तक ये नाजुक संतुलन जो आपसी डर और प्रॉक्सी पर टिका है, ये कब तक चल सकता है, खासकर तब जब परमाणु महत्वाकांक्षाएं भी इस खेल का हिस्सा हों। ये सवाल आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम है।